नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने जो है क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की स्टोरी लेकर के उपस्थित हैं, हाजिर हैं। लगता है अचानक ही एक ही जैसी कहानियों की एक देश में, पूरे भारत में बाढ़ सी आ गई है। होता क्या है कि अचानक जो मैं ये चाहता हूं इन कहानियों से हम लोग आगे निकले, कोई और कहानियां आए, कोई और कहानियां सुनाए, मगर निकल ही नहीं पाते हैं। और जो है कहीं न कहीं से जो है फिर एक कहानी नई निकल के आती है। कहीं पत्नी पैक कर देता है आदमी, कहीं पत्नी आदमी को पैक कर देती है। तो आज फिर जो है एक बंगलुरु में जो है एक डेड बॉडी मिलती है और पति ही उसको इन्फॉर्म करता है पुलिस को कि हमारी पत्नी ने जो है खुदकुशी कर ली है और वो मर गई है। जब वहां जाते हैं उस कमरे को, अपार्टमेंट को खोला जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर वो कमरा होता है। जब पुलिस जाती है, खोला जाता है, तो उसका बाथरूम होता है, पुलिस सोचती थी कि फांसी पर लटकी हुई खुदकुशी का मतलब, लेकिन जब वो जाते तो हैंगर नहीं है, फांसी पर लटकी नहीं है, लेकिन बाथरूम में जो एक ट्रॉली बैग बड़ा सा रखा हुआ होता है, उसकी डेड बॉडी जो है उसमें प्राप्त होती है। अब वहां डेड बॉडी ट्रॉली बैग में प्राप्त होती है। मुस्कान और रस्तोगी और जो मधुकर है, जो राजपूत है, उसकी भी स्टोरी बनी। उसके बाद जयपुर में एक जगह पड़ती है, उसके प्रेम जो है नाम प्रेमिका होता है दीनदयाल, प्रेमिका का नाम होता है गोपाला, और जो उसका पति का नाम होता है चुन्नीलाल सैनी। 15 मार्च को जो है वो अपनी दुकान सब्जी बेच रहा होता है। प्रेमी और पत्नी मिलकर के उसे दूसरी मंजिल पे ले जाते हैं और वहां पर जाकर के जो है उसकी हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। और मर्डर करने के बाद मर्डर ही नहीं करते, उसको जो है बोरे में पैक करके मोटरसाइकिल पर रख के जो है 4 से 10 किलोमीटर शहर में वो है मोटरसाइकिल चलती है और डेड बॉडी को किनारे लगा देते हैं। औरैया कांड आपने सुना, मतलब एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। आज फिर जो बंगलौर से कहानी आई है, लेकिन अब आपको जो है तमाम बातें बताने के बाद जो है अब कहानी की तरफ चलते हैं। बंगलौर में एक सज्जन है, उसका नाम होता है राकेश कुमार खेड़ेकर। राकेश कुमार खेड़ेकर जो है पूना में रह करके नौकरी कर रहा होता है और वो एक हिताची कंपनी, जो नामी गिरामी कंपनी हिताची, उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता है। होमवर्क जो है वो कर रहा होता है। उसकी शादी, जब वो नौकरी लग जाती है तो उसके घर वाले जो उसकी शादी अरेंज मैरिज करते हैं, घर वालों की मर्जी के साथ जो है उस एक लड़की होती है गौरी सोनकर, उससे जो उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो गौरी सोनकर जो है अपने पति से, इस राकेश खेड़ेकर से ये कहती है कि देखो शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन हम जॉब करेंगे, अपने सेल्फ डिपेंड रहेंगे। इसमें अगर आपको तकलीफ हो, बाधा हो, तो आप शादी हमसे ना करिए। तो दोनों लोग जो है, कौन नहीं चाहता है कि हमारी पत्नी भी वर्क करे, काम करे, पैसा घर में आए, तो वो दोनों लोग जो है हाँ कर देते हैं और जो बात में तैयार हो जाते हैं। अब जब शादी हो जाती है बंगलौर में जब शादी हो जाती तो ये पुणे में ही शादी हो रही है और पुणे में ये दोनों लोग जॉब करने लगते हैं। जो लड़की है उसने जो है मॉस कम्युनिकेशन किया होता है, शायद वो है जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, मगर जो है उसमें जर्नलिस्ट ना बन के एक उसकी कंपनी में जॉब लग जाती है और वो तो हिताची कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ही। वक्त का पहिया चलता है, 2-3 साल उनको वहां पर नौकरी करते हुए हो जाते हैं। अब राकेश जी को जो है बंगलौर से एक ऑफर मिलता है कि अगर आप चाहो तो इसी कंपनी में आप बंगलौर में रह सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो और यहां से भी बैठ करके आप हिताची कंपनी में ही काम कर सकते हो। तो इस ऑफर को जो है राकेश खेड़ेकर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है और
पत्नी से कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे वहां नौकरी मिल रही है, हमको जो है वहां चलना चाहिए और मैं बंगलौर जाऊंगा। पत्नी कहती है तो मैं फिर क्या करूंगी? तो वो कहता परेशान किस बार हो रही हो, तुम भी मेरे साथ चलिए, वहां पर ही हम लोग जो है आपके लिए जॉब ढूंढ लेंगे और आप भी वहां पर जॉब करना। तो ये अपना सामान पैक करते हैं और पैक करने के बाद जो है वो बंगलौर आ जाते हैं। और जब वो बंगलौर आते हैं तो बंगलौर में जो एक जगह होती है, साउथ बंगलौर में जो एक जगह होती है, वो एक अच्छे से अपार्टमेंट में जाकर के इलाके में जो है फर्स्ट फ्लोर पर कमरा किराए पे ले लेते हैं। अब वहां पर ये रहने लगते हैं। जब ये वहां पर आराम से रह रहे होते, अब काम कर रहे होते, वो इंजीनियर है वो अपना काम पे चला जाता है, लेकिन जो इसकी जो पत्नी है वो घर पर बेरोजगार है, उसकी नौकरी नहीं लग रही होती है। और जब नौकरी नहीं लग रही होती है तो गौरी परेशान हो जाती है। और जब गौरी परेशान हो जाती है, अभी महीना नहीं बीत पाया है, तब तक गौरी में और उनके पति में जो है इस नौकरी को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा शुरू ही नहीं होता है, मैं कहानी के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, यहीं से इनके जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और वक्त का पहिया जो है उल्टा घूम रहा होता है। जब लड़ाई होती है, राकेश जो है बहुत समझाता है और बार बार कहता है कि अभी परेशान ना हो, नए नए हम लोग आए हैं, नौकरी के लिए आपकी अवस्था भी नहीं निकली जा रही है, नौकरी तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। पर वो जो है वो लड़की जो है वो फ्रस्ट्रेट उसको अंदर से हीन भावना फ्रस्ट्रेट हो जाता है पैदा, और वो है इसमें ईगो भावना आ जाती है। और ईगो भावना जब आ जाती है तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन आने से जो है उसमें अब और लड़ाई हो जाती है। समय का पहिया चल रहा होता है। अब तारीख जो है अचानक से जो तारीख आ जाती है 26 मार्च। 26 मार्च के दिन जो है वो जो गौरी है अपने पति के लिए खाना बनाती है और कुकर में खाना बनाती है, कुछ सब्जी बनाती है, कुछ राइस वगैरह बनाती है और शाम हो जाती है। जब वो वहां से सर्विस करके आता है, फ्रेश होता है, खाना खाने के लिए जो बैठ जाते हैं। जैसे वो खाने की डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो गौरी जो है फिर शुरू हो जाती है और कहती है आपकी वजह से ही हमारा सारा भविष्य चौपट हो गया है, और आप अगर वहां से बंगलौर ना आते पूना से तो मैं भी जॉब कर रही होती, और यहाँ मेरा कोई जाना नहीं है, कोई पहचाना नहीं है, मेरा नया शहर है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ और करूं तो करूं क्या। वो समझाता है और नजाकत समझता भी है राकेश, मगर जो है गौरी के समझ में जरा भी नहीं बात आती है और लड़ाई अब तेज तेज होने लगती है। पहले स्लो हुई थी, अब आवाज तेज तेज होने लगती है, और जब आवाज तेज होती है तो दोस्तों गौरी जो है क्रोध में आ जाती है और अपने पति यानी राकेश खड़े करके जो है कनपटी में जो है जोरदार एक तमाचा मारती है। जब तमाचा मार देती है तो वो अपना फिर भी वो राकेश छेड़े कर जो है सोच समझ के वो है शांत रह जाता है और कहता है कि तुम बेमतलब की लड़ाई कर रही हो, क्या बिना नौकरी के हम लोग रह नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो उसकी समझ में जरा भी नहीं आता है, और जहां उसकी डाइनिंग टेबल लगी होती है उसी के पास में जो है एक उसका किचन होता है, और जो किचन होता है उसी किचन में वो जाती है और वहां से एक जो सब्जी काटने का नाइफ होता है, चाकू होता है, और उस चाकू को वो पकड़ लाती है और पकड़ के लाती है और फेंक करके जो है अपने पति को मारती है। जब फेंक के मारती है तो उसके जो है लगता जरूर है चाकू खरोंच आ जाती है, काश वो जोड़ के लग गया होता तो कुछ भी हो सकता था, मगर जो है चाकू हल्का लगा था, उसको भी ब्लड निकलने लगता है। अभी उसको तमाचा मारा गया था, अब उसको चाकू मारा गया है, तो वो बर्दाश्त की सीमा उसकी भी टूट जाती है, और जब सीमा टूट जाती है तो उसी चाकू से जो है वो अपनी पत्नी पर 3 बार मारता है। 3 बार मारता है, और जब मारने से जो है उसकी जो है थोड़ी देर बाद सांस निकल जाती है। अब उसकी मौत हो जाती है। अभी तक वो एक हिताशी कंपनी का बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता है, लेकिन आज की तारीख में जो है वो उसके सामने एक लाश रखी है और वो एक मात्र कातिल है। जब उसका गुस्सा शांत होता है, मैंने कई बार कहा है और फिर इसी माध्यम से उसी जगह पर बात आ जाती तो कहना बार बार पड़ता है, जब किसी भी आदमी पर
क्रोध सवार हो जाता है। ये भगवान का गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। जब बुद्धि से भगवान ने कहा था, और जब बुद्धि और क्रोध दोनों इस देश में आए तो, और बुद्धि और क्रोध दोनों एक दरवाजे पे जाते हैं और दोनों लोग कहते हैं कि मुझे ले लो, मुझे धारण कर लो, तो सारे लोग जो है इस मृत्यु लोक में बुद्धि को धारण करते हैं, बुद्धि को लेते हैं। क्रोध को कोई लेना नहीं चाहता, ना उसे पसंद करते हैं। अब ये दोनों लोग जो है भगवान के या दरबार में पहुंचते हैं। क्रोध कहता है साहब बुद्धि को सारे लोग धारण कर रहे हैं, हमें तो कोई धारण ही नहीं कर रहा है। तो भगवान जी ने जो है उनको जो है एक आशीर्वाद दिया था और उन्हें एक वचन दिया था क्रोध को, कि जिस पर तुम धारण हो जाओगे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि चली जाएगी, और उसमें सोचने की समझने का सारी विवेक धरा का धरा रह जाएगा। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, और चाहे वो एसपी हो, और चाहे वो प्रधानमंत्री, कोई भी कितनी बड़े पद पर नेता हो, बुद्धि खराब हो जाएगी। ऐसा यहां भी होता है। जब उस पर क्रोध धारण हो गया, क्यों पत्नी ने उसे 2 बार उकसाया है, एक उसके कनपटी में थापड़ मारा, झापड़ मारा है, दूसरा उसे चाकू से प्रहार किया है, तो वो अपमान की सीमा से परे निकल जाती है, तो वो जो उसका कत्ल कर देता है। अब जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसकी समझ में आ जाती है कि मैंने बहुत अन्याय किया है, मैंने बहुत गलत किया है। अब उस पत्नी का जो पत्नी मृत पड़ी है उसका हाथ पकड़ता है, अपने हाथों में लेता है और रोता है और कहता है, काश तुम हमसे ना लड़ती, क्या हम पहले जीवन में इतनी बरसें गुजरे हैं, क्या तुम इस तरह से नहीं रह सकती थी? हाँ, यहाँ हमारा आना आपको अपमानित करना नहीं था, आपकी नौकरी जपना नहीं था। हम तो चाहते थे कि आप नौकरी मिले, लेकिन आपका झगड़ा, आपकी ईगो और आपकी लड़ाई और मुझे दोषी देना बार बार, ये सब तुम क्यों करती रही हो? और रात भर जो है उससे जो है रात भर बात करता है। सुबेरा हो जाता है, जब उसे होश आता कि मैं तो कातिल हो ही गया हूं, तो रात सवेरे का 10 बज जाता है। और अभी कमरे में आए हुए उसमें ज्यादा उसने को दिन नहीं हुए थे, तो जो उसमें जो कारपेट का काम है वो चला था और अभी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उसके पास घर में जो वहां से शिफ्ट होके आए थे बड़े बड़े बैग भी थे। एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेता, उसमें लाश पैक करता है, और लाश पैक करने के बाद जो है 10:30 बजे अपने 27 आ गई थी, 27 मार्च को जो है सुबह 10:30 बजे जो है वो अपने घर से निकलता है। और घर से निकलने के बाद वो 5 घंटा जो है गाड़ी को ड्राइव करता है, और 5 घंटा ड्राइव करने के बाद जो है अब वो रास्ते में से वो फोन लगाता है। वो फोन लगाता है, उस कारपेट को लगाता है, कारपेट से कहता है कि जो लैंडलॉर्ड है उससे वो बता दीजिए कि मेरे घर में जो है मेरी पत्नी गौरी ने जो है आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। जो कारपेट है वो घबरा जाता है, बदमाश हो जाता है, और बदमाश होकर के जो है लैंडलॉर्ड जो है नीचे फ्लोर में उसका मालिक रहता था, फर्स्ट फ्लोर में ये रहते थे, तो वो लैंडलॉर्ड में को आकर के बताता है कि ऐसे ऐसे उनका फोन आया था राकेश जी का, जिसका मैं कमरे में काम कर रहा हूं, और उनका कहना है कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। वो होशियार आदमी होता है लैंडलॉर्ड, और वो चालाक होता है, वो स्वयं दरवाजा नहीं खोलता है, ना जाता है, वो पुलिस को फोन इन्फॉर्म करता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, तब तक जो है मोहल्ले के 4 से 10 लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। अब पुलिस उनके सामने ही कमरा को खोलती है, ओपन करती है। जब ओपन करती है, बात खुदकुशी की होती है, मैं ऊपर बता चुका हूं, तो लेकिन जो है बैग में उसने फिर बताया था कि खुदकुशी कर ली है। उस कमरे की सर्चिंग की जाती है, तो जो बाथरूम में जो है बैग में उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। अब यहां इसको डेड बॉडी प्राप्त हो जाती है, और उसके बारे में जो है जिसने फोन किया है उसके बारे में पूछा जाता है। जब आपने इसे कमरा किराए पे दिया है तो आपने जो है आधार पत्र वगैरह, परिचय वगैरह, पत्र वगैरह तो लिए ही होंगे। तो वो कहता है हाँ लिए थे, और उनका पता जो है वो जो है महाराष्ट्र का है, पुणे का है। अब वो पुणे में जो है पहुंच जाता है, और पुणे में पहुंचने के बाद जो है वो थाना, वहां एक शेरावली थाना हुआ करता है पुणे में, और शेरावली थाने के सामने जो है अपनी होंडा सिटी कार को रोकता है। और जब कार को रोकता है, उससे पहले जो है उसने फिनाइल की एक शीशी मोल ली थी, और पूरी फिनाइल की शीशी को, यानी वो फिनाइल की शीशी को वो पी लेता है। और जब वो उतरता है कार से, लड़खड़ाता हुआ जो है थाने में अंदर प्रवेश करता है,
और प्रवेश करने से पूर्व उसने इसी थाने में फोन भी किया था और फोन से उसने ये बताया था, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मैंने बंगलौर में जो है अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। यहां उसने बात को छुपाया नहीं था और छुपाया नहीं था, कत्ल की बात बता दी थी। पहली बार उसने जो फोन किया था वहां उसने ये कहा था कि मैंने जो है, मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है, मगर यहाँ पर वो सच बोलता है। क्यों कि जब आदमी की मौत आ जाती है, जब आदमी मरने वाला होता है तो उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता, वो सच बात कह ही देता और सच निकलता भी है। तो यहाँ पर भी वो है सच्ची बात को बता देता है। अब ये बताता क्यों है और कहता है, बंगलौर पुलिस वाले के लिए ये कहता है कि बंगलौर में आप फोन कर दीजिए महाराष्ट्र वाली पुलिस को, बंगलौर में आप उस पुलिस को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिससे कि टाइम से जो है उसकी घर वालों को खबर मिल सके और मेरी पत्नी का यानी मरी हुई जो लड़की है उसका अंतिम संस्कार भी उसके घर वाले कर सके। अब आकर के जो थाने में प्रवेश करता है और अपनी बात को बताता है, लोग पूछते हैं भाई कहां अंदर जा रहे हो, तो बाहर जो गेटमैन होता है, पुलिस में जो संतरी होता है, वो पूछता है कहां जाते, तो अपना पता बता परिचय देता है और अंदर चला जाता है। वहां दरोगा एसएचओ वगैरह मिलते हैं, उनको वो अपनी पूरी बात बताता है और बताने के बाद कहता है बस मैं भी थोड़ी देर में मरने वाला हूं, मैंने फिनाइल पी रखा है। तो सबसे पहले जो है न पूछ होती है, न ताछ होती, न कोई एंट्री होती है, सारे बहुत जल्दी से उसको जो है उसको कार में बैठाला जाता है और वहां जो पास में जो अस्पताल होता है उसमें उसको एडमिट करा दिया जाता है। डॉक्टरों के अथक प्रयास से जो उसकी जान खतरे से बाहर हो जाती है। जब खतरे से बाहर हो जाती है फिर उसको पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो जो पूरी कहानी है उसमें वो जरा भी मिस्टेक नहीं करता है, अक्षरतः वो सही बात को बता देता है। अब बता देता है तो जो है वहां पर फिर वो पुलिस फोन कर दिया, हालांकि उन्हें डेड बॉडी मिल गई थी और वो कहता है कि इस आदमी ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। तो दोस्तों अब कहानी सुनाने का सारा मतलब लास्ट पर यही है कि इस मेरे समाज को हो क्या गया है, हम लोग जहां का रहे हैं ये सब विचार करना होगा। और अब एक हंसता खेलता परिवार जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी होती है, जरा सी क्रोध में जो है कहां से क्या हो गया और उसकी डेड बॉडी एक ट्रॉली बैग में बरामद होती है। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, उसके पति को जो है जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा समाज जो है वो जाके डर रहा है और ये गुस्सा और ये पति पत्नी का जो एक ट्रेड चल रखा है, ये क्या बताएं समाज को। आपको क्या लगता है हम लोग किस समाज के हैं और कहां पहुंच रहे हैं? क्या ये पाश्चात्य संस्कृति का असर है या शराब का असर है या मोबाइल का असर है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।